वो कहाँ गए रे बाकी वाले, आए नहीं। हेडिंग डालो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। चौदह सौ 33 से लेकर 68 तक कुंभा का क्या रहा, शासन रहा। अरे वो ठीक है, डाल दी हेडिंग। अब कुंभा के पिता का नाम क्या था, मोकल, ध्यान रखना। ये राणा लाखा का क्या हुआ, पोता। और माता का नाम है सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी। पिता का और माता का नाम इसमें थोड़ा याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहे हो, कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी उसके बारे में बात करते हैं। इनकी उपाधियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उपाधियां एक एक करके याद रखनी है। कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी है, ठीक है। उसमें सबसे पहले इनको आल गुरु कहते हैं। कैसे गुरु कहते हैं, आल गुरु। फिर याद रखना संगीत गुरु भी कहते हैं इनको, संगीत गुरु। फिर इन्हें छाप गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छाप गुरु। ये गुरु गुरु याद रखना, आल गुरु, ठीक है, छाप गुरु, ठीक है। और क्या कहते हैं इनको, ध्यान रखना आपको, राजगुरु भी लिख दो, राजगुरु भी इनको कहते हैं। छाप गुरु लिखा आपने, उसके बाद याद रखना है कि इन्हें राजगुरु कहते हैं, राजगुरु। इसके अलावा इनको राणो रासो कहते हैं, राणो रासो। फिर याद रखना राव राय भी कहते हैं इनको, दान गुरु भी कहते हैं इनको, दान गुरु। फिर याद रखना आपको चाप गुरु हो गया, हाल गुरु हो गए, दान गुरु हो गए। फिर आपको याद रखना एक महाराजा धीराज, महाराजा धीराज मैन उपाधि, ये ध्यान रखना, महाराजा धीराज। ये उपाधि हो गई आपकी किसकी, कुंभा की। एक परम गुरु लिख दो, परम गुरु, ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य, परम गुरु। जिसके पीछे गुरु आ जाए समझ लेना उपाधि किसकी है। एक लिखो अभिनव भट्टाचार्य, संगीत में निपुण होने के कारण इसको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। संगीत का ये अच्छा जानकार था और राजस्थान का वो शासक जो वीणा बजाने में सिद्धस्त था। कौन था, कुंभा। वीणा बजाने में बड़ा यूं पारंगत था, वीणा बजाने में, ठीक है। वीणा बजाने में क्या था, ये सिद्धस्त या पारंगत था। ये लिख लो आप इनकी उपाधियां। लिख दी उपाधियां। उपाधियां आपको याद रखनी, कौन कौन सी उपाधियां, वो आए नहीं दोनों, कहां गए रही, बाहर गए चाय पीने, महेंद्र वगैरह सब। तो देखो, राणा मोकल की संतान, आपको पता है कि मोकल जो है वो कहाँ का बाणेज है, राठौड़ा का बाणेज है, जोधपुर का बाणेज है, ठीक है ना। तो ये यूं कह सकते हैं कि इसका दादाना कहाँ हुआ भाई, कुंभा का दादाना कहाँ हुआ, जोधपुर हुआ, ठीक है। अब इसमें ध्यान ये रखना आपको कि इनकी उपाधियों में हाल गुरु, संगीत गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, राणो रासो, राव राय, दान गुरु, महाराजा धीराज, परम गुरु और क्या कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। ये इनकी उपाधियां रही है। अब विद्वानों में अपन बात करें तो कुंभा का नाम अपने आप में क्या अद्वितीय, लेकिन ये शासक बना 1433 में। इसका जन्म कब होता है, 23 में। कहने का कितने वर्ष की उम्र में ये राजा बन गया, अब आप समझ लो 10 वर्ष का ये शासक बन गया, 10 वर्ष का शासक बन गया। अपने 20 साल हो गए, 12वीं पास नहीं हुई, ये राजा बन गया है, ठीक है ना। तो ये 10 वर्ष के अंदर क्या बन गया, मैं जन्म हुआ और 10 वर्ष की उम्र में क्या बन गए, 10 वर्ष की आयु में क्या बन गए, शासक बन गए, आयु में शासक बन गया। अब आपको और क्या ध्यान रखना, देखो कुंभा शासक बन गया, लेकिन कुंभा के सामने खूब सारी विपरीत परिस्थितियां थी।
क्या थी? विपरीत परिस्थितियां। कैसे? इधर देखो, अगले पेज पर समझते हैं कि कुंभा के कौन कौन से दुश्मन थे। ये आपको दिमाग में इमेज बना के रखना है, ठीक है। वापस मैं पेज ले आऊंगा, एक बार थोड़ा इधर देखना। ये जैसे अपना राजस्थान है, इधर क्या पड़ता? मेवाड़। ये क्या है? मेवाड़। मेवाड़ के इस साइड में पड़ता मालवा, ठीक है। और मालवा को हम क्या कहते हैं? कई बार मांडू लिखते हैं हम, मांडू और मालवा। यहां शासक था सुल्तान महमूद खिलजी। कौन है? सुल्तान महमूद खिलजी। कौन है बताओ, बोलो एक बार। ये इसका इधर दुश्मन है। इस साइड पड़ता है गुजरात। क्या पड़ता है? गुजरात। गुजरात लिखूं या ईडर लिख दूं, एक ही बात है। गुजरात का, ये गुजरात के अंदर कुतुबुद्दीन शासक है। अहमदाबाद का शासक कौन है? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन। क्लियर होगी बात। और इधर है मारवाड़। ये मारवाड़ आ गया। मारवाड़ में उस समय कौन था? जोधा। इधर है नागौर। नागौर में उस समय उत्तराधिकारी संघर्ष की वजह से कुंभा और गुजरात के बीच में संघर्ष शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये इन सब से लड़ेगा। कौन? कुंभा। कुंभा के लिए मुख्य चुनौती तो ये दो है। कौन सी? एक तो मालवा की, ने एक गुजरात की। मालवा का शासक कौन है? सुल्तान महमूद खिलजी। और इधर गुजरात में कौन है? कुतुबुद्दीन। नाम याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है बेटा, ऐबक दिल्ली सल्तनत के अंदर है। ये केवल अपन बात कर रहे हैं कहाँ? गुजरात के अंदर। तो ये कुतुबुद्दीन ही नाम है इसका, ठीक है। अब आगे अपन बात करें कि कुंभा की चुनौतियों से निपटने के लिए कुंभा क्या करता है। सबसे पहले कुंभा शासक बनते ही इसने क्या की? जो रणमल था, रणमल कौन था? ये बात तो क्लियर होनी चाहिए आपकी। रणमल कौन है बताओ। रणमल जो है वो हंसाबाई का क्या है? भाई है। रणमल जो है वो किसका भाई है? हंसाबाई का। हंसाबाई का भाई रणमल जो है, इस हंसाबाई के भाई का हस्तक्षेप क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। हस्तक्षेप क्या हो गया? बढ़ गया। पहली बात क्लियर हो गई। हस्तक्षेप क्या हो गया? किसका हस्तक्षेप बढ़ा? मेवाड़ में रणमल का हस्तक्षेप बढ़ गया। इसकी वजह से मेवाड़ के जो सरदार थे वो नाराज थे, और सरदारों को संगठित करना जरूरी था, क्योंकि जब जागीरदारी साथ नहीं होंगे तो मेवाड़ मजबूत कैसे होगा। इसलिए सबसे पहली चुनौती कुंभा की क्या थी? कि रणमल को हटाया जाए। और रणमल को हटाने के लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाई? रणमल की दासी थी, उस दासी का नाम है बारमली। क्या नाम है? बारमली के माध्यम से रणमल को जहर दिलवा दिया। बारमली के माध्यम से क्या दिलवा दिया? किसको? माध्यम से रणमल को क्या दिला दिया? जहर दिला दिया। रणमल को जहर दे दिया। क्या दे दिया? जहर दे दिया। तो इससे रणमल की क्या हो गई? हत्या हो गई या मर गया? जैसे रणमल की मृत्यु हुई तो कहते हैं कि नगाड़ची जो था, चांदन नगाड़ची, नाम है चांदन नगाड़ची, ये आवाज लगाता है जोधा को, कहता है कि भाग सके जोधा भाग, थारो रणमल मारियो जाए। ये बोलता है वहां पर, नगाड़ची आवाज देता है। नगाड़ची गेट के ऊपर होता है, आपको पता ही, बड़े नगाड़े रखे होते हैं, वो बजाए जाते हैं, जिससे पूरी सूचना महल के अंदर सुनाई देती है। तो नगाड़ची ने कहा कि भाग सके तो भाग, भाग सके तो भाग, थारो रणमल, थारो रणमल मारियो जा, मारियो। जोधा को कह रहा है भाग सके तो भाग जोधा, नहीं, ये जोधा को कौन कह रहा है? चांदन नगाड़सी कह रहा है। चांदन नाम का कोई व्यक्ति था जो नगाड़े बजा रहा था, वो कह रहा है कि भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारियो जाए। कहने करते कि जो जोधा था ना, जोधा को चित्तौड़ से भगाकर कहां भेज दिया? वापस मारवाड़ भेज दिया। नहीं तो हो सकता था कि रणमल की तरह जोधा का भी क्या लग जाता? नंबर लग जाता। लेकिन रणमल की हत्या करवा दी। किसके माध्यम से करवाई? बारमली के माध्यम से रणमल की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्या आ गया? तो सुनो, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना, देखो नेक्स्ट ये ध्यान रखना है कि हंसाबाई ने जोधा और कुंभा को आपस में राजी किया, अर्थात दोनों के बीच में क्या करवाई? संधि करवाई। और इस संधि को कहते हैं आवड़ बावड़ की संधि। तो ये अब अगली हेडिंग डालनी है आपको, आवड़ बावड़ की संधि। कौन सी संधि? आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ और बावड़ की संधि किसके बीच होती है? देखो, आवड़ बावड़ की जो संधि है ये होती है 1453 में। कब होती है?
आवड़ बावड़ की संधि कब होती है? 1453 के अंदर होती है आवड़ बावड़ की संधि। कौन सी संधि है? आवड़ और बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि होगी 1453 के अंदर। और ये जो संधि होगी, एक साइड में कुंभा है, एक साइड में कौन है? जोधा है। कुंभा वर्सेस किसके बीच में होती है? जोधा के बीच में। जोधा कहां का शासक है? मारवाड़ का। और कुंभा कहां का है? कुंभा मेवाड़ का। कुंभा कहां का है? मेवाड़ का। कुंभा मेवाड़ का, जोधा कहां का है? अब इस संधि के अंदर, ये संधि होती, सन याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। किसने करवाई संधि? कुंभा की दादी। और जोधा की क्या लग रही है? बुआ। वही लगी ना, बुआ लग रही है। तो जोधा की बुआ और कुंभा की दादी, जिसका नाम क्या है? बताओ क्या नाम है? हंसाबाई ने करवाई। किसके मध्य संधि है? अच्छा, संधि में क्या देखो कि जो बबूल की झाड़ियां है, बबूल की झाड़ियां, वो तो मिल गई किसको? किसको मिल गई? बबूल की झाड़ियों का इलाका किसको मिल गया? बबूल तक की झाड़ियों का इलाका मारवाड़ को मिल गया। मारवाड़ में होता ही क्या है? ठीक है। और जो जाबुई अर्थात आंवले की जो झाड़ी है, आंवले की जो झाड़ियां है, वो किसको दे दिया? आंवले की जो झाड़ियां है वो किसको दे दिया? कुंभा को दे दिया। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में संधि हो गई। ये स्थान पड़ता है, देखो ये लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेशन पड़ती है सोजत पाली के अंदर। वर्तमान में ये लोकेशन कहां पड़ती है? कहने करते हैं सोजत पाली तक का इलाका मारवाड़ में, सोजत पाली से उधर का इलाका मेवाड़ में। समझ गया? अब लास्ट बाउंड्री कहां तक थी? सोजत पाली। क्लियर? और सोजत की क्या प्रसिद्ध आपको पता ही है, मेदी। तो ये कौन सी संधि होगी? आवड़ बावड़ की संधि। कौन सी संधि है? आवड़ और बावड़ की संधि। याद रखना, आवड़ बावड़ की संधि किसके बीच हुई? बताओ, आवड़ बावड़ की संधि किसके बीच हुई? कुंभा और जोधा के बीच हुई। क्लियर होगी बात? अब अपन आगे बढ़ते हैं। आवड़ बावड़ की संधि होगी कुंभा और जोधा के बीच। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ और मालवा के बीच में क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं मेवाड़ वर्सेस किसके बीच में संघर्ष है? मालवा। मालवा का शासक कौन है? बताओ, मालवा का शासक कौन है? महमूद। अभी बताया मैंने, सुल्तान महमूद खिलजी। कौन है? सुल्तान महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। और मेवाड़ का शासक कौन है? महमूद खिलजी। और कौन है बताओ? इधर कुंभा है। इनके बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध होता कब है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा है। 1437 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता? दोनों के बीच में सारंगपुर की लड़ाई होती है। सारंगपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी युद्ध के अंदर जीता कौन? कुंभा। कुंभा की क्या हो गई? विजय हो गई। किसकी विजय हो गई? कुंभा की। और कुंभा ने इसकी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के अंदर, विजय की उपलक्ष्य में क्या किया? हाँ, उपलक्ष्य में क्या बनाया? चित्तौड़ के अंदर क्या बनवाया? विजय स्तंभ बनवाया। चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ये जो विजय स्तंभ है चित्तौड़ में, ये 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। 9 मंजिला विजय स्तंभ जो है, इसके ऊपर सबसे पहली जो मंजिल है उसके अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी, इसलिए इसको विष्णु ध्वज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस विजय स्तंभ के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। विजय स्तंभ के बारे में क्या ध्यान रखना? वैसे विजय स्तंभ कहां आ जाएगा? स्थापत्य कला में वापस आ जाएगा। नंबर 1, विजय स्तंभ का निर्माण कब से कब शुरू हुआ? 1440 से लेकर 48 तक। कब से कब तक इसका निर्माण चला? 1440 से लेकर 48 तक, ये ध्यान रखना है। अच्छा, विजय स्तंभ किस जीत के उपलक्ष्य में? सारंगपुर जीत के उपलक्ष्य में। 40 से लेकर 48 वर्ष के अंदर ये बना है। और विजय स्तंभ जो है, इसकी पहली मूर्ति है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज कहते हैं। इसी को ही कहते हैं मूर्तियों का अजायब घर। क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब घर, क्योंकि यहां पर खूब सारी क्या है? हाँ, खूब सारी मूर्तियां है, इसलिए इसको मूर्तियों का क्या कहते हैं? अजायब घर कहते हैं। मूर्तियों का क्या कहते हैं? इसको अजायब घर। विष्णु ध्वज कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ। ध्यान रखना, जैन कीर्ति स्तंभ नहीं, केवल कीर्ति स्तंभ कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है चित्तौड़ के किले में। 2 कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़ के दुर्ग में, एक जैन कीर्ति स्तंभ और एक क्या है? कीर्ति स्तंभ। तो एक 1440 से 48 के बीच में इसका निर्माण शुरू हो गया,
युद्ध 37 में होता है लेकिन निर्माण 40 से 48 है, इस बात का ध्यान रखना। और इसे क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज कहते हैं। मूर्तियों का ये क्या कहलाता है? अजायबघर कहलाता है। और इसी के ऊपर कौन सी प्रशस्ति लगी? कीर्ति स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कीर्ति लिखी हुई कुंभा की। समझ गए आप? कुंभा के यश का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। इसकी जो तीसरी मंजिल है कितना मंजिला? पहले ये लिख दो, कितना मंजिला है? तो मंजिलों की संख्या कितनी है? देखो मंजिल अपन बात करें तो इसके अंदर कितनी है? टोटल 9 है। कितनी है? 9 मंजिला है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि 9 मंजिला है। और जो तीसरी मंजिल है, कौन सी मंजिल? तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? कितनी बार? 9 बार। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अल्लाह, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। याद रह जाएगा आपको। अल्लाह शब्द कौन सी मंजिल पर लिखा हुआ है? ये ध्यान रखना। तीसरी मंजिल पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। फिर आपको और क्या ध्यान रखना? देखिए तीसरी मंजिल पर हो गए। अब 9वीं मंजिल पर एक बार बिजली गिर गई इसके ऊपर। क्या गिरी? बिजली गिरी। तो बिजली गिरने से आपको पता ही है, बिजली गिरने से इसका पुनर्निर्माण करवाया। और पुनर्निर्माण करवाने वाले कौन है? महाराणा स्वरूप सिंह। कौन है? महाराणा स्वरूप सिंह। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह। तो वापस इनका स्वरूप किसने चेंज किया? तो ये याद रखना कि महाराणा स्वरूप सिंह ने इनका क्या करवाया? वापस स्वरूप चेंज करवाया, यानी दोबारा रूप चेंज करवाया, यानी पुनर्निर्माण करवाया। ये बातें किसके बारे में हो गई? किसके बारे में? क्या हुआ? क्या लिखा? ये हटाना है। लो, बिजली गिरी इसके ऊपर। क्या गिरी? बिजली गिरने से ये पुनः इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। ये बात आपको ध्यान रखना। अब बात करें अपन कि गुजरात और कुंभा के बीच में क्यों लड़ाई हुई, उसका क्या कारण था। ये तो बात होगी किसकी? अपने सारंगपुर युद्ध के बारे में, फिर विजय स्तंभ के बारे में। ये कारण तो किसके बीच में था? मालवा और कुंभा के बीच लड़ाई का कारण था। और इनके कुंभा और मालवा के बीच जो संघर्ष है वो काफी क्या चला? लंबा चला। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहते हैं कि 1437 के बाद में पुनः, भाई 1437 में कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर का युद्ध हुआ ना। तो महमूद खिलजी वापस आक्रमण करेगा। सारंगपुर का युद्ध तो 1437 में हुआ, जिसमें जीता कौन? कुंभा जीता। लेकिन इसका बदला लेने के लिए वापस पुनः प्रयास करता और 1443 के अंदर पुनः आक्रमण करता कौन? पुनः आक्रमण करता है कौन? महमूद खिलजी। पुनः आक्रमण कौन करता है? महमूद खिलजी। और इस आक्रमण में उसने चित्तौड़ को भी काफी क्या पहुंचाया? नुकसान पहुंचाया। और कुंभलगढ़ पर यह मुख्य रूप से आक्रमण था। जो कुंभलगढ़ किला है उसके अंदर एक मंदिर है, बाण माता का मंदिर। ध्यान रखना, गुइलों की कुल देवी है। कौन है? बाण माता। गुइलों के कुल देवता एकलिंगनाथ जी है, लेकिन कुल देवी कौन है? बाण माता है। तो इन्होंने क्या किया कि कुंभलगढ़ किले के अंदर जो बाण माता मंदिर था, कहां पर? कुंभलगढ़ किले के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सा मंदिर था? बाण माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? बाण माता का जो मंदिर है, इसको नष्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया? नष्ट। किसने? महमूद खिलजी ने। ये नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये युद्ध रहा अनिर्णित, इसमें कोई जीता हारा नहीं था। लेकिन कुंभलगढ़ किले में स्थित बाण मंदिर को क्या किया इन्होंने? नष्ट कर दिया। ये महमूद खिलजी वाली बातें क्या हो गई? कंप्लीट। अब बात करते हैं गुजरात के कारण क्यों आपस में ये लड़े, मतलब नागौर के कारण, सॉरी नागौर के कारण किन के बीच में लड़ाई हुई? कुंभा और किसके बीच में हुई? गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य। नागौर का जो उत्तराधिकारी युद्ध है उसके बारे में बात करते हैं। नागौर का जो, पेज चेंज कर दे, नागौर है ना, नागौर, उसके बारे में बात करते हैं। नागौर के अंदर जो उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, किसका उत्तराधिकारी संघर्ष है? नागौर का। उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ का जो शासक थे, और उस समय मेवाड़ के राजा कौन है? कुंभा। कुंभा ने नागौर के एक खान को क्या बिठा दिया? शासक बना दिया। आज भी नागौर के अंदर जो इलाका है ना, डीडवाना, गए हो कभी बीएड करने के लिए? कहीं वहां पर कॉलेज है, मुस्लिम इलाका है। एक यूनिस खान करके एक व्यक्ति अभी वहां से शायद एमएलए, निर्दलीय मेरे हिसाब से, यूनिस खान। ये मुस्लिम इलाका पूरा का पूरा। तो यहां जो नागौर के ऊपर जो अधिकार था, वो नागौर के ऊपर मुस्लिम अधिकार, और उत्तराधिकारी बना दिया कुंभा ने मुस्लिम व्यक्ति को। और ये मुस्लिम व्यक्ति उत्तराधिकारी बनने के बाद गुजरात के कुतुबुद्दीन से हाथ मिला लेता है। किससे? कुतुबुद्दीन से।
कुल मिला के मुसलमान मुसलमान एक हो गए। समझ गए आप। और अब इन दोनों ने योजना बनाई कि कुंभा पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। देखो सहयोग, कुंभा के सहयोग से नागौर का वो राजा बना है, शासक बना है, और बदल कर किस पाले में चला गया, कुतुबुद्दीन के साथ। इसलिए कुतुबुद्दीन है वो क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन इस आक्रमण में भी कुंभा क्या हो जाता है, जीत जाता है। कुंभा क्या हो जाता है, लेकिन कारण था नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष। ठीक है, इसमें भी कुंभा क्या हो गया, जीत गया। अब कुतुबुद्दीन भी कुंभा को नहीं हरा पाया, अकेला महमूद खिलजी भी कुंभा को, इसलिए इन दोनों ने मिलकर आपस में संधि कर ली, जिसे चंपानेर की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका सन याद रखना, बहुत बार एग्जाम पूछा है। कौन सी संधि है, चंपानेर की संधि है। संधि का नाम क्या है, चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि होती है 1456 में। अब आप इसका सन कैसे याद रखोगे बताओ, चंपा 56 में। चंपानेर की संधि कब हुई, सीधा डायरेक्ट पूछता है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, सारंगपुर खुद कह रहा है 7 आएगा पीछे, है या नहीं। देखो ये ट्रिक भी याद रखना जरूरी है, ऐसे ऑप्शन कैसे रट रट कर याद रखोगे। ये तो 1400, इतना लॉजिक मिल जाता तो ऑप्शन निकालने में क्या रहेगी, सहूलियत रहेगी। समझ गए आप। चंपानेर की संधि कब होगी, 1456 में रहेगी। अब 1456 में किसके बीच संधि होती है वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो दो शासक मिल जाएंगे, कौन कौन, गुजरात और मालवा। गुजरात और कौन सा, मालवा। मालवा का शासक कौन है, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी, और महमूद खिलजी, और इधर कौन है, कुतुबुद्दीन। इन दोनों ने योजना बनाई कि क्यों ना अपन आपस में मिलकर संधि करके फिर आक्रमण करें, किस पर, मेवाड़ पर। तो अपन क्या कर लेंगे, कुंभा को पराजित कर देंगे। इन दोनों के बीच में संधि हुई है, चंपानेर की संधि। किसके मध्य हुई बताओ, कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी के बीच हुई। कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी के बीच में कौन सी संधि होगी, चंपानेर की संधि होगी। और चंपानेर की संधि में ये दोनों मिलकर, और इन्होंने क्या आइडिया लगाया, इन्होंने कहा कि जो मेवाड़ का दक्षिणी हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, वो तो ले लेंगे गुजरात वाले, जीत गए तो दक्षिणी हिस्सा किसका, दक्षिणी भाग तो गुजरात वाले ले जाएंगे। पहले से इन्होंने दिमाग लगाया। और उत्तरी और पूर्वी हिस्सा है वो कौन ले जाएंगे, मालवा वाले। या मैं कह दूं अधिकांश मेवाड़ किस, मालवा वाले ले जाएंगे, दक्षिणी हिस्सा केवल किसके पास रहेगा। तो होता क्या है, कुतुबुद्दीन आक्रमण करता कुंभलगढ़ पर। कुतुबुद्दीन कहां करेगा, क्योंकि आपको पता है कुंभलगढ़ किधर पड़ता है, राजसमंद में। और गुजरात की साइड से कोई भी आक्रमण होगा तो वो किस साइड से होगा बताओ, इधर यूं ही होगा ना आक्रमण। तो ये कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है, और कुंभलगढ़ पर आक्रमण है ये पराजित हो जाता है। कुतुबुद्दीन क्या हो जाएगा, तो ये कुतुबुद्दीन खुद जान बचाकर भागता है, इसलिए ये तो सेना टूट गई इधर से। फिर महमूद खिलजी जो है मालवा का शासक, वो भी प्रयास करता है, लेकिन वो भी जीत। इस प्रकार चंपानेर की संधि में कुल मिला के कौन जीत जाता है इस युद्ध के अंदर, ये दोनों की शक्ति भी कुंभा के लिए काम नहीं आई। लेकिन महमूद खिलजी को सफलता मिली कहां पर, कि कुंभा का जो जीजाजी थे, अचलदास खींची का नाम सुना, नहीं नहीं सुना आपने। ये इधर देखो, इधर पड़ता है झालावाड़। क्या पड़ता है, झालावाड़। झालावाड़ में जगह है गागरोन, कौन सी है, गागरोन। गागरोन के ऊपर अधिकार कर रखा है अचलदास खींची ने। अचलदास किसने किया है, क्या हुआ, सांप हो गया, दोबारा बना लेते हैं, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, ये है झालावाड़। झालावाड़ में जगह है कौन सी, गागरोन। कौन सी जगह है, गागरोन एक ऐसा दुर्ग है जो 3 और जल से गिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। वैसे वेलोर भैंसरोडगढ़ को कहते हैं, लेकिन ये जल महल के श्रेणी में आएगा। ठीक है, गागरोन के ऊपर शासक है कौन, अचलदास। अचलदास खींची है ये, ध्यान, खींची राजपूतों के अंदर क्या होती है बेटा, जात है खींची। ये बहनोई ये किसके, कुंभा के। बहनोई किसके, बहनोई है कुंभा के, ये क्या है, जीजा जी है। तो कुंभा की जिम्मेदारी थी कि इनकी रक्षा करें, लेकिन महमूद खिलजी ने अचलदास खींची के साथ में युद्ध करके अचलदास खींची को क्या करना पड़ा, यहां पर गागरोन का पहला साका हो गया। फिर अचलदास खींची का पुत्र बना जिसका नाम था पालन सिंह। कौन है, पालन सिंह।
और पालनसी के समय पुनः महमूद खिलजी ने आक्रमण किया। 2 बार गागरोन पर महमूद खिलजी आक्रमण करेगा। राजा उस समय मेवाड़ का कौन है? कुंभा है। तो कहने करते कुंभा के शरण में थे, फिर भी गागरोन पर 2 बार महमूद खिलजी क्या कर लेगा? जीत लेगा। और पालनसी भी इसके समय भी गागरोन का कौन सा शाखा होता है? दूसरा शाखा। कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है कि चित्तौड़ को तो कौन नहीं जीत पाया? महमूद खिलजी नहीं जीत पाया, लेकिन जो मालवा की साइड पड़ने वाला झालावाड़ के पास में इलाका जहां गागरोन किला आता है, उस गागरोन किले पर कब्जा करने में इसने सफलता हासिल जरूर की है। समझ गया? गागरोन पर अधिकार किया इन्होंने अचलदास खींची के समय भी और पालनसी के समय भी। अचलदास खींची के समय भी आक्रमण करेंगे और पालनसी के समय भी आक्रमण करेंगे। पालनसी बाणेज किसका हुआ? कुंभा का। और ये इनके क्या हुए? कुंभा के क्या लगे? बहनोई लगे, जीजा जी लगे। तो इन दोनों आक्रमण में इसको सफलता मिली, लेकिन पूर्ण रूप से मेवाड़ को वो जीत नहीं पाया। लेकिन उसने कहां पर आक्रमण करके और कहां पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? गागरोन। तो देखो गागरोन अलग है, लेकिन फिर भी कुंभा से जुड़ा हुआ, क्योंकि बड़ा शासक कौन है यहां? कुंभा है। यह बात आपको ध्यान रखनी। अब कुंभा केवल युद्ध करने के साथ साथ स्थापत्य पर भी ध्यान देता है। इसलिए कहते हैं कि आपने नाम सुना होगा श्यामल दास ददवाड़िया का नाम। मेवाड़ के एक कवि हुए जिनको महाराजा की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है ना? तो श्यामल दास ददवाड़िया लिखते हैं कि मेवाड़ के, उनका ग्रंथ है वीर विनोद। ग्रंथ का नाम क्या है? श्यामल दास ददवाड़िया का ग्रंथ कौन सा है? श्यामल दास ददवाड़िया, इनका ग्रंथ है वीर विनोद। वीर विनोद के अंदर वो लिखते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, मेवाड़ में कितने दुर्ग है? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया है। तो आप समझ लो कि अधिकांश स्थापत्य का निर्माण किसके समय हुआ? तो अब स्थापत्य को अलग लिखते हैं, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा।